ये वीडियो मॉर्निंग ब्रू ने प्रेजेंट किया है। आज हम एक और एपिसोड लेकर आए हैं कोल्ड फ्यूजन का। शेक्सपियर ने एक बार कहा था कि ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं होती। 500 इयर्स बाद भी लगता है कि बहुत सारे लोग इस बात को समझने में असमर्थ हैं। अगर ईमानदारी विरासत बनाती है तो बेईमानी उसे नष्ट कर देती है। वर्ल्डकॉम की कहानी एक ऐसी ही विरासत की है जो बेईमानी के कारण नष्ट हो गई। वर्ल्डकॉम की यूएस टेलीकॉम कंपनी थी जो फोन और मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। उनकी कीमत $100 बिलियन से अधिक थी और उस समय वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक थी। तो सवाल ये उठता है कि कैसे कुछ महीनों में एक $100 बिलियन की कंपनी को नष्ट कर दिया गया। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि झूठ, धोखा और लालच ने ये कैसे संभव किया। कहानी शुरू होती है 1983 में, जब AT&T का ब्रेकअप हुआ और लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन मार्केट में एक बड़ा गैप छोड़ दिया। इस मौके को देखते हुए जैक्सनविले, मिसिसिपी में एक कॉफी शॉप ने कुछ लोग मिले। इस मीटिंग से जो निकला वो बाद में वर्ल्डकॉम बन गया, लेकिन पहले इसे लॉन्ग डिस्टेंस डिस्काउंट सर्विस के नाम से इनकॉर्पोरेट किया गया। शुरुआती दिनों में मीटिंग में एक आदमी था, बर्नी एवांस, जो एक सख्त लेकिन मेहनती व्यक्ति था। उस समय उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि ये छोटी सी वेंचर उन्हें बाद में यूनाइटेड स्टेट्स के सबसे अधिक वेतन पाने वाले एग्जीक्यूटिव्स में से एक बनाएगी। 1995 में लॉन्ग डिस्टेंस डिस्काउंट सर्विसेज का नाम ऑफिशियली वर्ल्डकॉम हो गया। कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल था। वर्ल्डकॉम लैंडलाइन केबल्स या सेल फोन टावर्स नहीं बनाता था, बल्कि दूसरी कंपनी से ये इंफ्रास्ट्रक्चर रेंट पर लेता था। इस खर्च को लाइन कॉस्ट के नाम से जाना जाता था, जो इस कहानी की समझ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस बात को ध्यान में रखिए। इस मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करके वर्ल्डकॉम अपने कंज्यूमर्स को डिस्काउंटेड रेट पर सेल फोन और लैंडलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करता था। कंज्यूमर से आई आमदनी उम्मीद है कि किसी भी खर्च को ऑफसेट कर देगी। कंपनी के इनिशियल ईयर्स थोड़े रफ थे टिल 1985। कंपनी बार बार नुकसान उठा रही थी और $1.5 मिलियन का कर्ज हो गया था। मिलिकॉन ने फैसला किया कि कंपनी की बागडोर बर्नी एबेंस के हाथ में दे दी जाए। उन्हें कंपनी का प्रेसिडेंट और CEO बनाया गया। बर्नी पहले टेलीकॉम बिजनेस में आने से पहले कोई खास नहीं थे। वो एक पुराने हाई स्कूल बास्केटबॉल कोच थे, जो बाद में मोटेल बिजनेस में अपने व्यापार के दांत तेज करने लगे। बर्नी को हर मौके पर हर पेनी बचाने के लिए जाना जाता था। उस समय वो स्वयं मोटेल रूम्स की सफाई करते थे और बेडिंग धोते थे, बजाय किसी और को इसके लिए भुगतान करने का। अब वर्ल्डकॉम के CEO बन चुके थे। वो लाभ कमाने के लिए कठोर प्रयास कर रहे थे और तुरंत लागत नियंत्रण शुरू कर दिया था। उन्होंने कंपनी की फ्री कॉफी पॉलिसी को भी रोक दिया था। शायद थोड़ा ज्यादा ही दूर गए, लेकिन उनकी मेहनत ने पहले ही कुछ महीनों में रेवेन्यू बढ़ाने में मदद की। 1986 में रेवेन्यू $8.6 मिलियन तक पहुंच गया और एक साल बाद $18 मिलियन तक खो गया। बावजूद इसके मार्केट में कंपटीशन कठिन था। कई कंपनी समान सर्विसेज प्रदान कर रही थी। तेजी से बढ़ने के लिए बर्नी ने एक अलग स्ट्रेटजी अपनाई। वर्ल्डकॉम या रीजनल रिवाइल्स को खरीद लेती थी या दूसरे कंपनीज के साथ मर्ज हो जाती थी। अगले 10 सालों में बर्नी ने 30 कंपनीज को खरीद लिया। कंपनी का नाम 1995 में ऑफिशियली वर्ल्डकॉम रखा गया और उसकी सेल्स लगभग $1 बिलियन तक पहुंच गई। वर्ल्डकॉम का सबसे बड़ा मर्जर 1998 में हुआ, जब उसने MCI कम्युनिकेशंस, एक कंपनी को जो उसके आधा गुना बड़ी थी, के साथ मर्ज किया। $37 बिलियन का मर्जर 15 सितंबर 1998 में फाइनल हुआ। इसका ऐलान करने का समय ये इतिहास का सबसे बड़ा कंपनी मर्जर था। कंपनी का नाम इसके बाद MCI वर्ल्डकॉम रखा गया। वर्ल्डकॉम का CEO बर्नी एबर्स अब एक वॉल स्ट्रीट रेनेगडे हीरो बन गए। उनके कैजुअल ड्रेस सेंस और सेल्समैन वाली एटीट्यूड के साथ 2K तक वर्ल्डकॉम ने 88 के लोगों को रोजगार दिया और US के अलावा दुनिया भर में 60 के माइल्स टेलीफोन्स लाइन का मालिक था। उसकी आमदनी $40 बिलियन को क्रॉस करने वाली थी और स्टॉक उछल रहा था। अब तक बर्नी को वर्ल्डकॉम स्टॉक ऑप्शंस में $27 मिलियन मिल चुके थे। उन्होंने अपने लेविश लाइफस्टाइल को फंड करने के लिए JP मॉर्गन से लोन लिए और उन्हें वर्ल्डकॉम स्टॉक से सिक्योर किया। CNBC के हिसाब से बर्नी ने याच खरीदने के लिए और फिर ये याच बिल्डिंग कंपनी खरीदने के लिए कुल मिलाकर $408 मिलियन का लोन लिया। और हाँ, कैसे भूल सकते हैं, उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेटली ओन्ड रंच भी खरीदी।
इसी समय वर्ल्डकॉम स्प्रिंट कॉरपोरेशन के साथ मर्जर करने की प्रक्रिया में था। ये इतिहास का सबसे बड़ा मर्जर होना था। 115 बिलियन डॉलर की डील से वर्ल्डकॉम इंडस्ट्री का वर्ल्ड लीडर बनने जा रहा था, लेकिन डील को एंटी ट्रस्ट आपत्तियों के कारण रोक दिया गया। अगर ये डील आगे बढ़ती तो कंज्यूमर्स और बिजनेसेस इसका दाम भरते, क्योंकि बहुत सारे महत्वपूर्ण टेलीकॉम मार्केट्स में कंपटीशन कम हो जाता। वर्ल्डकॉम फ्रॉड की शुरुआत स्प्रिंट कॉर्पोरेशन एक्विजिशन के फेल होने से हुई। इसने बेसिकली मर्जर और एक्विजिशन के माध्यम से विकास करने की सभी विकल्प समाप्त कर दी। जैसे कि शुरू में बताया गया था, ये एक स्ट्रेटजी थी जो कंपनी ने 90s में तेजी से बढ़ने के लिए अपनाई थी। 90s के आखिर तक और 2000 में मार्केट में कंपटीशन बहुत तेज हो गया और एक्विजिशन रूट से विकास करना इंक्रीजिंगली मुश्किल हो गया। इंटरनेट अभी शुरू ही हुआ था और लग रहा था कि लॉन्ग डिस्टेंस टेलीकम्युनिकेशन कैश काउ सूख रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर गेम में रहना पहले जितना प्रॉफिटेबल नहीं रहा। टेलीकॉम इंडस्ट्री को वॉल स्ट्रीट पर भारी चोट लगी और वर्ल्डकॉम स्टॉक 1999 में $62 से गिर कर 2000 में सिर्फ $18 हो गया। वर्ल्डकॉम एक बड़ा प्लेयर होने के बावजूद चीजें खराब दिख रही थी, तो उन्होंने डेस्परेट मेजर्स लिए। 1999 के आखिर में हेड अकाउंटेंट डेविड मेयर्स ने कुछ फाइनेंशियल अर्निंग्स पेपरवर्क चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर स्कॉट सुलिवन को दिया। सुलिवन ने पेपर्स देखे और बोला कि कुछ गलती हुई होगी और सही नहीं हो सकता, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट ड्रेन हो रहे थे। उन्होंने डेविड से वापस जाकर चेक करने को कहा। डेविड ने ऐसा ही किया और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ने वही नंबर लेकर दिया। स्कॉट अब तक परेशान हो चुके थे। उन्होंने डेविड से एक और बार चेक करने को कहा। डेविड ने फिर से चेक किया और वही नंबर लाया। ये अच्छी बात नहीं थी। वर्ल्डकॉम एक पब्लिक कंपनी थी और अर्निंग्स रिपोर्ट जल्द ही ड्यू थी। स्कॉट सुविलन, जो कि सीएफओ थे, अभी भी इस बात पर अड़े हुए थे कि नंबर्स गलत होंगे। उन्होंने दवे मेयर्स को फाइनेंशियल एंट्रीज लिखने को कहा ताकि नंबर्स वहां हो जाए। उन्हें लगता था कि वो होनी चाहिए। अंत में सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि अगले अर्निंग्स रिलीज तक दोनों समस्याएं समझ जाएंगे। लेकिन जब अगला क्वार्टर आया, डेविड को वही फ्रॉड दोहराने के लिए कहा गया। फिर अगले क्वार्टर में उन्हें वही काम करने को कहा गया। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट पर जो असली दबाव था वो सीएफओ के थॉट प्रोसेस पर आधारित एंट्री तैयार करने का था, जिसमें उन्हें लगता था कि नंबर क्या होना चाहिए, बजाय इसके कि जब समझ आया कि सिर्फ फेक एंट्रीज बनाने से मार्जिन्स इंप्रेसिव नहीं दिखेंगे, तो सीएफओ स्कॉट सुविलन ने डेविड को कुछ ड्रेस्टिक करने को कहा। उन्होंने सेल और लैंडलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर रेंट करने की कॉस्ट को एसेट के रूप में बुक करने का फैसला किया। इसने वर्ल्डकॉम फाइनेंशियली हेल्दी दिखने लगा। एसेट्स क्या होता है? एसेट्स वो चीज होती है जिसके लिए कंपनी भुगतान करती है, जो भविष्य में इकोनॉमिक बेनिफिट देगी। एसेट्स बिजनेस के लिए उपलब्ध रिसोर्सेज होते हैं, जबकि एक्सपेंसेस बिजनेस चलाने के दौरान कंज्यूम रिसोर्सेज होते हैं। एसेट्स बैलेंस शीट पर एक स्पेसिफिक डेट के लिए रिपोर्टेड होते हैं, जबकि एक्सपेंसेस पूरी अकाउंटिंग पीरियड के लिए इनकम स्टेटमेंट में रिपोर्टेड होते हैं। लाइन रेंटल कॉस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट को एसेट के रूप में लिखना जो रेवेन्यू जनरेट करेंगे इलीगल था। इंटरनल ऑडिटर ग्लेन स्मिथ के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर रेंटल कॉस्ट को मंथली बेसिस पर एक्सपेंस करने की बजाय उन कॉस्ट को बैलेंस शीट पर मूव किया गया था, जहां वो 10 to 15 इयर्स की पीरियड में एक्सपेंसेस किए जाते थे। इससे कॉस्ट प्रति महीने कम दिखाई देती थी। इससे इनकम शॉर्ट टर्म क्वार्टरली बेसिस पर देखने पर बहुत अच्छी लगती थी। जल्द ही वर्ल्डकॉम के इंटरनल ऑडिटर्स ने अकाउंटिंग बुक्स में कुछ अजीब चीजें नोटिस की। ये एक बड़ी अमेरिकन कंपनी के लिए अंत के समय था। फ्रॉड वर्ल्डकॉम के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनल ऑडिट सिंथिया कूपर और ग्लेन स्मिथ ने उजागर किया। सिंथिया का शक तब हुआ जब उन्होंने प्रीपेड कैपेसिटी टर्म से मुलाकात की। कॉर्पोरेट फाइनेंस डायरेक्टर संजीव सेठी के साथ मीटिंग के दौरान ये हुआ था। सिंथिया और ग्लेन ने इस टर्म का मतलब जानने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी इसका मतलब नहीं पता था, सेठी साहब को भी नहीं। सिंथिया ने इस टर्म के अंतर्गत बनाए गए फाइनेंशियल एंट्रीज का पीछा शुरू कर दिया। कंपनी ने अकाउंटिंग सिस्टम में उन्होंने $3 बिलियन को बोगस एंट्रीज का पता लगाया। सभी कंपनी के बैलेंस शीट पर थे। उन्होंने मीटिंग में स्कॉट सुविलन से इसके बारे में सवाल किया। सुविलन ने बताया कि प्रीपेड कैपेसिटी फाइबर ऑप्टिक लाइंस लीज करने का कॉस्ट था, जो अंडर यूटिलाइज थे। आइडिया ये था कि ये खरीद इंटरनेट की पॉपुलैरिटी बढ़ाने पर इनकम जनरेट करेगी, लेकिन सिंथिया कन्विंस नहीं थे कि इन्हें एसेट के रूप में बुक किया जाना चाहिए बजाय एक्सपेंसेस के। याद रखिए,
.com बुक के दौरान था और हमें एंटिसिपेट किया था कि जितना कैपेसिटी हमने खरीदा है वो सब ग्रैब हो जाएगा। .com बबल ट्रस्ट होने पर ये डार्क फाइबर बन गए थे जिस पर कोई ट्रैफिक नहीं था। अब हम इन 3 साल के लीज में फेज हुए थे जहां हमें मंथली पे करना पड़ रहा था, लेकिन हमारे पास इन्हें ऑफसेट करने के लिए कोई रेवेन्यू नहीं था। कोर्ट ने समझाया कि ये वाकई कैपेसिटी है जिसके लिए हमने प्रीपेड किया है और हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि कभी न कभी इस पे ट्रैफिक आएगा, तो ये वाकई हमारा एसेट है जो हम बैलेंस शीट पर कैपिटलाइज करेंगे। फैंटास्टिक बिजनेस केस। और अगर आप इसे किसी सड़क पर चलने वाले व्यक्ति को समझाते हैं तो वो कहेगा कि हाँ ये समझ में आता है, लेकिन GAAP जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। सिंथई और मैंने उसके बाद एक दूसरे को देखा और सोचा कि क्या हमने वही सुना जो हम सोच रहे हैं। सिंथई के लिए ये आसान नहीं था। उन्हें मैटर परस्यू करने से डिस्करेज करने की कोशिशें की गई थी। स्कॉट सुविलन ने एक बार उन्हें फोन किया जब वो एक हेयर सलून में थी, सिर्फ ये कहने के लिए कि एंडरसन के साथ इस मैटर के बारे में चर्चा ना करें। इसको आगे बढ़ाते हुए उन्होंने उन अकाउंटेंट से इंटरव्यू लिए जो एंट्रीज बना रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि वो एंट्रीज क्यों बना रहे थे, वो बस अपने सीनियर्स की बात मान रहे थे। और हाँ, थोड़ा सा वक्त निकालकर आज के स्पॉन्सर मॉर्निंग ड्रू का धन्यवाद करना चाहता हूँ। सुबह उठने पर आप शायद अपना फोन उठाते होंगे और बेमतलब ब्राउजिंग करते होंगे, लेकिन आप सिर्फ 5 मिनट में सारे ताज़ा खबरों से अपडेट हो सकते हैं। तो मॉर्निंग ड्रू एक ऑनलाइन न्यूज़लेटर है जो आपको मंडे से संडे तक आपके ईमेल इनबॉक्स में भेजता है। मैं बस अभी अमेरिका में बढ़ती हुई महंगाई के बारे में पढ़ रहा था और कैसे लकड़ी के दाम बढ़ने से गारों के दाम $36 बढ़ गए हैं। अगर आपको बिजनेस, फाइनेंस या टेक में इंटरेस्ट है तो मॉर्निंग ड्रू को सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल मुफ्त है और सब्सक्राइब करने में सिर्फ 15 सेकंड्स लगते हैं। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके शुरू करें। सिंथई की जांच जारी थी। डेविड मेयर्स ने माना कि एंट्रीज बनाई गई थी, लेकिन स्कॉट सुविलन ने फ्रॉडुलेंट एंट्रीज को समर्थन किया। ऑडिट कमेटी ने KPMG नामक एक्सटर्नल ऑडिटिंग फर्म से अपनी रिव्यू करने को कहा। KPMG ने सुविलन से एक्सप्लेनेशन मांगी, लेकिन उन्होंने सेटिस्फाइंग आंसर नहीं दिया। इस बीच बर्नी एबर्स, जो अब देश का सबसे अधिक वेतन प्राप्त करने वाला एग्जीक्यूटिव में से एक था, स्टॉक मार्केट के लिए एक ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर पेंट कर रहा था। वहीं वो अपनी पर्सनल फाइनेंशियल एम्पायर को बनाने और बेचने में लगे हुए थे। वो वॉल स्ट्रीट की उम्मीदों को डबल डिजिट ग्रोथ का भोजन देते रहे। टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री बदल रही थी। वर्ल्डकॉम स्टॉक गिरने लगा था। अब बैंक्स ने बर्नी से उनका पैसा वापस मांगा। याद है, उन्होंने वर्ल्डकॉम स्टॉक को कोलैटरल के रूप में सिक्योर्ड लोन्स लिए थे, बर्नी स्टॉक्स बेचने से और मार्केट को डराने से बचाने के लिए। वर्ल्डकॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उन्हें $408 मिलियन का लोन दिया। 29 अप्रैल 2002 को बर्नी को उनके पर्सनल लोन समस्याओं के कारण इस्तीफा देने के लिए कहा गया। 25 जून 2002 को वर्ल्डकॉम बोर्ड ने इन्वेस्टिगेशन के साथ पब्लिक होने का फैसला किया। वर्ल्डकॉम ने स्कॉट सुविलन को निकाल दिया और डेविड मेयर्स ने इस्तीफा दे दिया। वर्ल्डकॉम ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए 2001 और 2002 के पहले क्वार्टर को रिवाइज करने का अनाउंसमेंट किया। उन्होंने माना कि उन्होंने $3.8 बिलियन की फ्रॉडुलेंट एंट्रीज की खोज की थी। जांच जारी थी और भी बुरा समाचार आया। 1999, 2000 और 2001 के साल के अर्निंग्स में एक्सपेंसेस को एसेट्स के रूप में मिसक्लासिफाई किया गया था। कुल धोखाधड़ी $11 बिलियन की थी। ये इतिहास की सबसे बड़ी पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग धोखाधड़ियों में से एक थी। वर्ल्डकॉम ने तुरंत बैंकरप्सी से बचने के लिए 17K एम्प्लॉयज को निकाल दिया, जो वर्कफोर्स का एक 5वां हिस्सा था, लेकिन ये उससे बचा नहीं सका। वर्ल्डकॉम ने अपने सारे एक्टिव US सब्सिडरीज के साथ चैप्टर 11 बैंकरप्सी फाइल की, जिसमें $107 बिलियन एसेट्स थे। ये उस समय का सबसे बड़ा बैंकरप्सी था। हालांकि कंपनी ने अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए खुद को MCI के रूप में रीब्रांड किया। इस नई कंपनी को वर्जन ने 2006 में $8 बिलियन में खरीदा। वर्ल्डकॉम में इन्वेस्टर अनफॉर्चुनेटली स्कैंडल में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। न्यूयॉर्क स्टेट कॉमन रिटायरमेंट फंड, जो US के सबसे बड़े पब्लिक पेंशन फंड में से एक है, ने ओवर $300 मिलियन खोया और जॉब वर्ल्डकॉम स्टॉक गिर गया तो इन्वेस्टर्स कलेक्टिवली $30 बिलियन हो चुके थे। 24 मार्च 2004 को वर्ल्डकॉम के मुख्य एक्टर्स के खिलाफ चार्जेस फाइल किए गए। लीगल केस में प्रोसिक्यूशन ने बताया कि बर्नी को लालच था, उनका धन वर्ल्डकॉम स्टॉक में था और उन्हें उस स्टॉक को हर हाल में हाई रखना था।
बर्नी के पास फाइनेंशियल टारगेट्स थे और उन्होंने सीएफओ से इन टारगेट्स को हर तरह से पूरा करने को कहा, लेकिन दूसरे लोगों का ये मानना था कि बर्नी को धोखाधड़ी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। जज इस बात से सहमत नहीं हुआ और अगले साल उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। सीएफओ स्कॉट सुविलन और डेविड मेयर्स को न्यूयॉर्क में हैंडकफ पहनाया गया और टीवी कैमरास के सामने पर्दा किया गया। 2005 में डेविड मेयर्स को 1 साल की जेल की सजा मिली, जबकि सुविलन को 5 साल की। शर्मिंदा सीईओ बर्नी एबन्स, जिनका नेतृत्व में धोखाधड़ी हुई थी, उन पर सिक्योरिटी फ्रॉड और साजिश के आरोप लगे। बर्नी ने नॉट गिल्टी का दावा किया, लेकिन चार्जेस साबित हो गए और उन्हें 25 साल की सजा मिली। उन्हें उनकी खराब हेल्थ के कारण दिसंबर 2 के 19 और 12 इयर्स पहले ही रिहा कर दिया गया। उनका निधन उनके रिहा होने के थोड़े समय बाद पिछले साल फरवरी में हुआ। एसईसी इन्वेस्टिगेशन के अनुसार एबन्स कम से कम इतना तो जानते थे कि वर्ल्डकम रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन और फाइनेंशियल गिमिक्री के थ्रू मीट कर रहा है। 2 के 9 में टाइम मैगजीन ने उन्हें सबसे करप्ट सीईओ की लिस्ट में 10वें नंबर पर रखा। वर्ल्डकम धोखाधड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसकी गंभीरता के बावजूद ये काफी सिंपली की गई थी। सिर्फ नंबर्स को गलत क्लासिफाई करके और गलत रिपोर्ट करके। इसमें वर्ल्डकम नेटवर्क, उसकी टेक्नोलॉजी या उसकी इंजीनियरिंग का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। कंपनी का अधिकांश वर्कफोर्स को इसके बारे में पता ही नहीं था। सिर्फ कंपनी के फाइनेंसेस के हैंड पर जो लोग थे उन्हें ही असलियत पता थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी नहीं पता था कि इतनी बड़ी धोखाधड़ी उनके नाक के नीचे हो रही थी। एसईसी के इन्वेस्टिगेशन के अनुसार धोखाधड़ी इतनी देर तक जारी रही क्योंकि सीनियर ऑफिशियल्स पर विसल ब्लो करने की हिम्मत नहीं थी। आज मैं सोच रहा हूँ, क्या कोई फ्यूचर वेलकम है? आप लोग क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं या डिस्कशन के लिए डिसऑर्ड पर जाएं। अगले एपिसोड में हम आर्कागो स्कैंडल पर नजर डालेंगे, जहाँ $20 बिलियन 2 दिन में खो गए। अगर आपको जब वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशंस चाहिए तो कोल्ड फ्यूजन को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो बस इतना ही। मेरा नाम डुगोगो है और आप कोल्ड फ्यूजन देख रहे हैं और मैं अगले एपिसोड के लिए आपसे जल्दी फिर मिलूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चीयर्स गाइस, हैव अ गुड वन।